इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसानवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सारे बहन भाइयों ने वीरेंद्र भाई की राम राम। किसान भाइयों, जैसा आप जाने हैं कि आज है दिन मंगलवार और इस दिन हमारा कार्यक्रम रहा फोन इन, यानी फोन के माध्यम से आप स्टूडियो में उपस्थित हमारे विशेषज्ञ से संपर्क करके अपनी समस्याएं और सुझाव साझा कर सके हैं। इसके लिए किसान भाई फ़ोन नंबर नोट कर लें। फ़ोन नंबर है 01744221322। फ़ोन नंबर एक बार फिर नोट कर लें, 01744 221 322। और आज का हमारा फ़ोन इन का विषय है गेहूं फसल की देखभाल और हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर राम सिंह जी, पूर्व क्षेत्रीय निदेशक, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय कौड़ से, और इनसे बातचीत कर रहे हैं गिरधारी भाई। तो भाइयों, आओ सुने कार्यक्रम फ़ोन इन। कार्यक्रम के सभी सुनाने गिरधारी की राम राम। साथियों, दिन मंगलवार कार्यक्रम फोन इन, और इस कार्यक्रम में हम ला रहे हैं आपके बीच में एक ऐसा विषय जो आवश्यक है मौसम और परिस्थिति के हिसाब से, ताकि जो हमारे किसान साथियों की समस्याएं हैं उन सब का समाधान हम सीधे ही स्टूडियो के से अपने विशेषज्ञ के माध्यम से कर सकें। तो इस कड़ी में जो आज का हमारा विषय है वह गेहूँ फसल की देखभाल, और बातचीत में हिस्सा ले रहे हैं डॉक्टर राम सिंह, जो पूर्व क्षेत्र निदेशक हैं HAU कोल से। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, गेहूँ और धान दो मुख्य फसलें हमारे इस क्षेत्र की हैं, और दोनों ही फसलों पे एक आस टिकी होती है किसान साथी की, और हम ये भी मान के चलते हैं अगर किसान संपन्न है तो फिर देश भी संपन्न है। बिल्कुल। तो एक लंबी फसल, क्योंकि साल में 2 ही फसलें उसको लेनी होती है, अगर वो अच्छी हो, अच्छी उसकी आय हो, तो फिर किसान साथी तभी खुशहाल हो सकता है। बिल्कुल। तो ऐसा क्या करें, हम किन किन बातों का ख्याल रखें कि जो इनकी फसल है साथियों की वो अच्छी हो सके? गिरधारी जी, आपने बिल्कुल सही कहा। धान और गेहूं 2 ऐसी फसलें हैं कि जिनसे किसान को काफ़ी मुनाफा भी मिलता है, और उसके साथ साथ हमारे देश की जो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी है, खाद्यान्न सुरक्षा है, वो भी इन्हीं दोनों फसलों पे टिकी हुई है जी। अगर हम गेहूं की बात करें तो हरियाणा में लगभग 25 लाख हेक्टेयर में गेहूं की काश्त होती है जी, और हमारी औसत पैदावार 47 क्विंटल पर हेक्टेयर, यानी कि 47 मन पर एकड़ के आसपास है जी। इसको बढ़ाने के और भी स्कोप हैं, और हम 51 क्विंटल तक हमने पहले पास्ट में अचीव किया हुआ है, लिया है। और हरियाणा ने 2 बार कृषि कर्मण अवार्ड भी लिया है, जिसमें गेहूं की उच्चतम पैदावार जी ही एक मेन मुख्य मुद्दा था। जैसा आपने पूछा कि अच्छी पैदावार के लिए हम क्या कर सकते हैं, किसी भी फसल की अच्छी पैदावार के लिए हमें शुरू से ध्यान देने की ज़रूरत होती है जी। सबसे पहले होता है किस्मों का चुनाव, बिल्कुल, कि हम कौन सी किस्म बोएं ताकि हमारी पैदावार अधिकतम हो। तो हमारे पास गेहूं में बहुत डाइवर्सिटी है, बहुत तरह की किस्में हैं। तो किसान भाई हालांकि ये काम कर चुके हैं लेकिन फिर भी वैसे बताने के लिए, जैसे हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय से अनुमोदित WH 711 है, 1105 है, और अपने DBW 187 है, 222 है, 303 है जी। जैसे 303 का तो 80 मन तक वो क्लेम करते हैं कि पर एकड़ में आप इसकी पैदावार ले सकते हो। एक मन में 80, एक एकड़ में 80 मन तक का वो मतलब क्लेम है उसका कि उतने पैदावार आप इसकी ले सकते हो जी। हालांकि ये किस्म थोड़ी
लंबे अवधि की है, 156 दिन लेती है ये पकने में, पर अधिकतम पैदावार वाली किस्मों में से ये एक किस्म है और काफ़ी एरिया ऑक्यूपाई भी कर रही है। जी। ज़्यादातर हरियाणा में 711 WH 711 2967 जो कि डिस्करेज भी की गई हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा, क्योंकि उसमें रतुआ रोग आने लग गया था जी। लेकिन उसके बावजूद भी उसके एरिया अभी भी हरियाणा में विद्यमान है जी। क्योंकि उसकी पैदावार कई जगह बड़ी अच्छी मिलती है, खासकर अगर भूरे रतुए को हम समय से कंट्रोल कर लें। जी। तो ये किस्मों की बात थी। दूसरी बात आती है कि जो बीज आप इस्तेमाल करते हैं वो बीज प्रमाणित होना चाहिए, अच्छे रिलायबल सोर्स से उसको परचेज करना चाहिए हमें, और वो उसमें किसी तरह का बीमारियों के अंश उसमें नहीं होने चाहिए, उपचारित होना चाहिए। हाँ, बीज उपचारित होना चाहिए। जी। डॉक्टर साहब, जैसे साथी अब जो हैं गेहूं बो चुके हैं, हाँ जी। तो अब भी कई कदमों पे इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा, जैसे पानी की बात है, खाद की बात है, बिल्कुल, बिल्कुल। खरपतवार की बात है, बीमारियों की बात है। बिल्कुल। तो सबसे पहले हम पानी की बात कर लें। बिल्कुल। जहाँ तक अब सिंचाई की बात है, तो जिन लोगों ने अपनी अगेती किस्म मतलब अगेती बोई हुई है, यानी कि कईयों ने तो 25-26 अक्टूबर के आसपास से लेके अपनी बिजाई शुरू कर दी थी, जी। तो उन लोगों ने कोर भी लगा रखी, और अब वो खरपतवार के नज़दीक पत्थर आने के बाद वो स्प्रे के लिए मतलब वो क्रॉप्स तैयार है, और जो बाकी थोड़े दिन के बाद हुई वो पहली सिंचाई देंगे। तो सबसे पहले जो पहली सिंचाई का ध्यान रखना होता है वो होता है कि हमें 3 सप्ताह के बाद पहली सिंचाई देनी होती है, लगभग 21 दिन बाद। लगभग 21 दिन के बाद। जी। ये थोड़ा बहुत वेरी भी कर सकता है, थोड़ा बहुत 2-4 दिन इधर उधर भी हो कुछ सकती है, मौसम में भी थोड़ा सा कुछ मौसम के हिसाब से और कुछ ज़मीन के हिसाब से भी। जैसे हल्की ज़मीन है मतलब तो उनमें थोड़ा जल्दी आ जाता है, जो भारी ज़मीन है उनमें 5-7 दिन पीछे तक भी इसका पानी दिया जा सकता जी। है। मेन चीज़ ये है कि इस पानी को हमने मिस नहीं करना किसी कीमत पे भी, क्योंकि इस अवस्था में शिखर जड़ें निकलती हैं और उस पर पानी ना देने से पैदावार पे इसका बुरा असर पड़ता है। जी। इसके बाद जो आगे पानी है वो 3 से 4 हफ्ता के अंतर पे हम पानी देते रहते हैं, और 5 से 6 इरीगेशन हमने टोटल देनी होती है। यानी फसल कटने तक लगभग 6 सिंचाई की हम बात करते हैं। हाँ, 5 5 सिंचाई तो मतलब होती ही होती है। तो इसमें से 3 अवस्थाएं ऐसी हैं जो हमें मिस नहीं करनी चाहिए, उन पे हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। पहली ये शिखर जो जड़ों वाली अवस्था है 21-22 दिन वाली, जी। और उसके बाद जब फुटाव होता है मतलब जी। 45 दिन के आसपास तक वो सिंचाई देनी चाहिए, बहुत ज़रूरी सिंचाई है। और तीसरी है जब फूल निकलते हैं मतलब जी। जब दाना बनना उसके बाद शुरू होता है, तो वहाँ पे भी किसी तरह का फसल को सोखा नहीं लगना चाहिए। जी। अगर हम इन बातों का ध्यान रखें तो फसल में गिरावट नहीं आती और हम अच्छी पैदावार ले सकते हैं। डॉक्टर, जैसे अब मौसम बदल रहा है, अब धुंध भी शुरू हो गई है, हाँ अब जी। पाला भी पड़ना शुरू हो जाएगा, इसका गेहूं पे क्या फर्क रहेगा? जैसे अब धुंध आएगी तो ठंड तो मतलब ये तो वेल नोन है कि जितनी अच्छी ठंड पड़ती है उतनी अच्छी टिलरिंग होती है, उतना अच्छा फुटाव होता है, जी। और गेहूं के लिए तो एक वरदान ही माना जाता है ये। जी। तो वो तो अच्छी बात है, मतलब ठंड पड़नी चाहिए, लंबी ठंड पड़ती है तो इवन 75 गेहूं भी अच्छी फुटाव करके अच्छी पैदावार दे जाती हैं। जी। बाकी जो दूसरी बातें हैं जैसे खाद की बात है, तो जो उच्च अधिकतम पैदावार देने वाली किस्में हैं हमारी, ज़्यादातर एरिया उन्हीं के अधीन है। जी। 75 तो बहुत ही कम एरिया है, क्योंकि ज़्यादातर किसान 21 नवंबर से पहले अपनी बिजाई कर लेते हैं। जी। और आजकल विस्तार शिक्षा का भी एक अच्छा योगदान है, अलग अलग माध्यम हैं जिससे चीज़ें गांव तक पहुंच गई हैं मतलब। जी। तो हम किसान भी अच्छे से अच्छा बीज लेने की कोशिश करता है। अब हालांकि हम रिटायर्ड हैं, उसके बावजूद भी कई किसानों के फ़ोन हमें आते रहते हैं, और वो जितना संभव है हम उनको भी जानकारी मतलब देते रहते हैं। तो किसान बहुत दूर दूर तक जाके भी अच्छी किस्मों का बीज आज प्राप्त कर रहा है। कुछ साथियों ने अपनी फसल की बिजाई 15 दिसंबर तक ले गए हैं, हाँ जी। इतनी लेट तक इन्होंने करी है। हाँ जी, हाँ तो उनके लिए विशेष कोई बात कि वो अच्छी फसल ले सकें? देखो, 75 बिजाई में सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि हमें जो 75 किस्में हैं मतलब उन्हीं को मतलब उनकी काश्त करनी चाहिए। हालांकि कई किसान अधिकतम पैदावार देने वाली किस्मों को जैसे 29-68 जैसी को भी 75 में लेते हैं, जी। और वो वहाँ 40-45 मन उसमें मतलब ले लेते हैं। जी। तो 75 वाली जो किस्में हैं उसमें थोड़ा सा खाद का विशेष कर ध्यान देना चाहिए। जैसे अधिक पैदावार देने वाली किस्मों की मैं बात कर रहा था,
तो उसमें शुद्ध नाइट्रोजन 60 किलो, 24 किलो पोटास फास्फोरस और 24 किलो पोटास, मोटी सी भाषा में 130 किलो यूरिया आपको उसके लिए देना होता है। और ये आपको 60 किलो जो 24 किलो शुद्ध फास्फोरस है, अगर हम यूरिया या फास्फोरस के खाद की बात करें तो 130 किलो यूरिया हमें देना होता है और 3 कट्टे सिंगल सुपर फास्फेट के उसके लिए पर्याप्त हैं। 40 किलो म्यूरेट ऑफ पोटास और 10 किलो जिंक सल्फेट अगर हम दें तो इसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है जी। जहाँ तक जिंक की बात है, जिंक गेहूं और धान के जो फसल चक्कर है उसमें से अगर धान में दिया हो तो वो पर्याप्त रहता है, लेकिन अगर धान में भी आपने नहीं दिया तब विशेष ध्यान देना चाहिए कि हमें गेहूं की फसल में 10 किलो जिंक प्रति एकड़ के हिसाब से देना चाहिए। और ये भी एक विशेष बात है कि अगर साथी समय पे अपनी मिट्टी की जांच करा ले बिल्कुल, तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है कि उस हिसाब से थोड़ा देखें। बिल्कुल गिरधारी जी, हमेशा जो संतुलित खाद हैं वो आपके मिट्टी के परीक्षण के आधार पे ही होते हैं और उसी के हिसाब से मतलब सिफारिश होती है उसी के आधार पे। ये तो एक जनरल रिक्वायरमेंट है जी, जो मतलब दी जा सकती है। तो ये तो हुई कि खाद की मात्रा कुछ ऐसी जो आगे हमें देनी पड़ेगी। खाद की मात्रा जहाँ तक यूरिया की बात है, अधिक पैदावार देने वाली जो किस्में हैं जिनके अंदर ज़्यादातर एरिया है उनमें आधी नाइट्रोजन, पूरी फास्फोरस की मात्रा और पोटास और जिंक ये शुरू में देना पड़ता है बिजाई के समय पे, और आधी मात्रा आप पहली इरिगेशन पे इसकी दे सकते हो। जी, तो सब ये तो थी कि हम चलो पानी भी सही दे देंगे, खाद का भी ख्याल रख लेंगे, मौसम भी ठीक रहेगा, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो बहुत नुकसान देंगे। एक तो होता है खरपतवार, बिल्कुल जी, जो सबसे भयंकर जो नुकसान पहुंचाता है। बिल्कुल, तो उस पर चर्चा करेंगे कि ऐसे कौन से मुख्य खरपतवार हैं। जहाँ तक खरपतवारों की बात है, जो कणकी या मंडूसी, गुल्ली डंडा जिसको कहते हैं, वो सबसे मुख्य खरपतवार है और सबसे ज़्यादा नुकसानदायक है जी। अब इसकी रोकथाम के लिए जैसे जीरो टिलेज भी एक प्रैक्टिस है कि जीरो टिलेज, अगर हम जीरो टिलेज से बिजाई कर दें, खासकर जो बासमती की कटाई के बाद हम लेट हो जाते हैं और हमें पर्याप्त समय नहीं मिलता कि हम खेत में मतलब प्लेवा करके अच्छे से तैयार करके उसके बोएं, तो एक जीरो टिलेज के माध्यम से हम समय से बिजाई कर पाते हैं और लगभग परंपरागत जो तरीका है बिजाई का उसके लगभग बराबर हम पैदावार ले पाते हैं जी। लेकिन इसमें एक तो फसल कम गिरती है, दूसरा समय की, लेबर की और आपके संसाधनों की, जैसे ट्रैक्टर जोताई हो गया, डीजल हो गया, इन सब की आपको बचत रहती है। और कणकी पे भी इसका अच्छा प्रभाव पड़ता है। कणकी उतनी नहीं पनप पाती जितनी कि अच्छी तरह खेत जो तैयार करके बोते हैं उसके अंदर उसकी संख्या जो होती है उसकी बजाय जीरो टिलेज में संख्या भी कम रहती है जी। तो ये तो एक कल्चरल तरीके थे। कुछ लोग यूनिवर्सिटीज़ की भी सिफारिश करती हैं कि थोड़ा सा जो खूड से खूड की दूरी है वो भी अगर हम कम कर लें तो वहाँ भी कणकी का प्रकोप कम किया जा सकता है जी। लेकिन दवाइयों का सहारा हमें लेना ही पड़ता है जी। और सही अच्छे तरीके से कणकी को नियंत्रित करने का यही तरीका है कि सबसे पहले आप प्री इमरजेंस यानी कि बिजाई करते ही अपने खेत में दवाई का स्प्रे करें। और वो दवाई है पेंडीमेथिलीन 30 cc जो कि स्टॉम्प के नाम से अवेलेबल है। उसका 2 लीटर दवाई का हमें प्रति एकड़ स्प्रे करना पड़ता है। कितने पानी में? इसको 200 लीटर पानी में घोल के आप पूरे एकड़ में स्प्रे कर दो। एक पीली तय सी मतलब ये 2 लीटर दवाई ले लें और 200 लीटर पानी ले लें, पानी लेके गोल बना के उसका छिड़काव कर दें। हाँ जी गिरधारी लाल जी, यही तरीका है और इससे काफ़ी अच्छा नियंत्रण मतलब इसका होता है। इसके बाद जो बच जाती है उसके लिए फिर हमारे पास कई दवाइयाँ हैं, जैसे टॉपिक है 160 ग्राम, आपके पास लीडर है 13 ग्राम और प्यूमा सुपर 480 ml, एक्सिल है 400 ml। तो इनमें से कोई भी एक दवाई, कोई एक लेनी है? हाँ, कोई एक दवाई लेनी है। तो सारी ले बैठे गलती नहीं नहीं नहीं, सारी नहीं, कोई भी इसमें से एक दवाई लेके आपको स्प्रे करना है और काफ़ी अच्छा आपको नियंत्रण मिल जाता है। तो सब चर्चा करेंगे थोड़े से विराम के बाद। कृषि गौरवम परमम धर्मयम, अर्थात कृषि गौरव परम धर्म है, मानव जीवन का आधार है। भारत निरंतर विकास के रथ पर और प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है।
आत्मनिर्भर बन रहा है। आज भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। पिछले 9 वर्षों में देश अपने यशस्वी और दूरदर्शी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में नई ऊंचाइयां छू रहा है। कृषि क्षेत्र में अनेक उपलब्धियां हासिल की गई हैं, जिसमें लागत कम कर उत्पादन बढ़ाना, उच्च मूल्य वाली फसलों को प्राथमिकता देना, किसानों का जोखिम कम करना और किसानों की आय में वृद्धि करना शामिल है। कृषि के महत्व को समझते हुए और किसानों के प्रति अपने संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 24 फरवरी सन 2019 को किसानों के लिए पीएम किसान योजना की शुरुआत की। नई उम्मीद, विश्वास और विकास का नया सूर्योदय हुआ। इस महत्वाकांक्षी योजना ने करोड़ों किसानों को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाया है। बीते 9 वर्षों में जो नीतियां बदली हैं, निर्णय लिए गए हैं, उनसे क्या बदलाव आया है, ये आप अनुभव कर रहे हैं। आज देखिए, करोड़ों छोटे किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि मिल रही है और कोई बिचौलिया नहीं, कोई फर्जी लाभार्थी नहीं। बीते 4 वर्षों में इस योजना के तहत 2.5 लाख करोड़ रुपए सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजे गए। बीते वर्षों में इस योजना द्वारा 3 करोड़ से अधिक महिला लाभार्थियों को 57,628 करोड़ रुपए से अधिक का लाभ मिला है। साल दर साल इस योजना से नए किसान जुड़े हैं और लाभान्वित हुए हैं। पीएम किसान योजना में सभी भूजोतधारी किसान परिवारों को 2,000 रुपए की 3 समान किश्तों के माध्यम से कुल 6,000 रुपए सालाना दिए जाते हैं। किसान सम्मान निधि से हमें काफी फायदा हुआ है, क्योंकि हमें समय पे हमने अपने खेतों की जुताई वगैरह करी, हल वगैरह करे, फसल वगैरह, बीज वगैरह बोए हमने, इससे हमें काफी फायदा हुआ। इस योजना को पारदर्शी बनाने और आधुनिक तकनीक से जोड़ते हुए समय समय पर इसमें कई बदलाव किए गए हैं। लाभार्थियों को आधार से जोड़ा गया, KYC, लैंड रिकॉर्ड लिंकेज, फेस ऑथेंटिकेशन इसी की कड़ी है। किसान भाई बहन पीएम किसान मोबाइल ऐप और पोर्टल के माध्यम से इस योजना की जानकारी ले सकते हैं। सेल्फ रजिस्ट्रेशन यानी स्वयं पंजीकरण कर सकते हैं और नो योर स्टेटस से अपना स्टेटस देख सकते हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक और CSC के माध्यम से पीएम किसान लाभार्थियों के आधार से जुड़े खाते खोले गए हैं। साथ ही एक चैटबॉट बनाया गया है, जिसमें किसान अपनी भाषा में पीएम किसान से संबंधित समस्या का समाधान पा सकते हैं। आजादी के अमृत काल में माननीय प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया के संकल्प को पूरा करते हुए भारत सरकार ने किसानों को जानकारी और योजनाओं का लाभ देने के लिए आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल क्रॉप सर्वे, कृषि मैपर और वेदर इंफॉर्मेशन डेटा नेटवर्क सिस्टम यानी विंड्स के जैसे कई क्रांतिकारी कदम उठाए हैं, जो किसानों के जीवन को नई दिशा दे रहे हैं। मैंने अपने आधार के माध्यम से योजना के पंजीकरण करवाया था, तब से मुझे हर किस्त मिल रही है और मैं अपने किसानों के काम को और बेहतरीन बना पा रहा हूँ और मेरा परिवार खुश है। विश्व की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजनाओं में से एक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 13वीं किश्त का भुगतान 100% आधार आधारित पेमेंट माध्यमों से ही हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान की 14वीं किश्त के रूप में 8 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में 16,000 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि का डायरेक्ट ट्रांसफर कर दिया है। आज किसान भाई बहन आत्मनिर्भर और प्रगतिशील बन खुशहाली की राह पर अग्रसर हैं। 9 वर्षों में कृषि क्षेत्र में बनाए नए कीर्तिमान, उन्नति और समृद्धि के पथ पर हैं किसान। एक बार फिर बता दें, जो आज का हमारा कार्यक्रम है फोन इन, उसमें विषय है गेहूं फसल की देखभाल और बातचीत में हिस्सा ले रहे हैं डॉक्टर राम सिंह, जो पूर्व क्षेत्र निदेशक हैं HAU कोल के और
फ़ोन हमारा वही है 01744-221-322। डॉक्टर साहब, बात पानी की और खाद की, खरपतवार की होगी है, लेकिन अब वो चीज़ जो इस समय आने वाले समय में तंग कर सकती है बीमारी या कीड़े, वो कौन सी ऐसी बीमारी या कीड़े हैं जिनसे हमें बचाव करना बहुत ज़रूरी है? जहाँ तक धान की बीमारियों की, नाश की, गेहूं की बीमारियों की बात है, उसमें सबसे मुख्य बीमारी है गेहूं का पीला रतुआ। हालांकि गेहूं में 3 तरह के रतुए आते हैं जी, जो पीला रतुआ, भूरा रतुआ और काला रतुआ। लेकिन हरियाणा में जो सबसे ज़्यादा नुकसानदायक है वो पीला रतुआ है जी। पीला रतुआ एक फफूंद की बीमारी है और इसमें पत्तियों के ऊपर पीले रंग के फफोड़े से बनते हैं और ये एक लाइन में बनते हैं जी, तो इसलिए इसको धारीदार रतुआ भी कहते हैं, पीला रतुआ या धारीदार रतुआ जी। और जब किसान ग्रसित खेतों में घूमता है तो ये उसके कपड़ों पे भी लग जाते हैं, उसके कपड़े भी पीले हो जाते हैं, हाथ भी पीले हो जाते हैं, पत्तियों पे उसके हाथ लगते हैं। तो इसको बड़ी आसानी से किसान मतलब पहचान लेते हैं जी। और अब जो समय चल रहा है, मतलब जैसे दिसंबर का दूसरा सप्ताह है, उससे पहले एक फोन ले लें। हेलो हेलो जी। हाँ नमस्कार जी। नमस्कार जी। कहाँ से बोल रहे हैं? मैं प्रतापगढ़ से बोल रहा जी। अपना नाम? रामजीलाल चौहान। रामजीलाल जी, क्या पूछना है? ये जो खेती, हाँ, जो क्षेत्र तो आलू बोया जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, खेती किस्म पूछ रही हैं। वैसे तो 15 दिसंबर के बाद इकोनॉमिकल नहीं होता जी, ठीक नहीं रहता ना, पैदावार उसकी आप ले पाते हो। तो अगर इसके बाद भी आप करना चाहते हो तो वो तो मतलब ऐसी किस्में, जितनी भी खेती किस्में हैं, उनकी पहली बात तो पैदावार ही बहुत सीमित होती है, मतलब उतनी ज़्यादा नहीं होती, और 15 दिसंबर के बाद तो समय ही बहुत कम बचता है, तो किसान को उतना लाभदायक नहीं होती वो किस्में। तो उसके बाद अगर बिजाई ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। हाँ वो तो ठीक है जी। हाँ जी, क्योंकि पटल लग रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ खेती जैसे मतलब है जी, राज 2765 है, बीज तो हैं लेकिन उनकी पैदावार आप अच्छी पैदावार ले ही नहीं पाओगे है, क्योंकि वो बहुत लेट हो चुका होता है। अच्छा जी। हाँ जी। रामलाल जी, आज तारीख होगी 12, 15 दिन बाद। हाँ जी, हाँ जी। तो 15 दिन बाद तो ये मान लो कि आप पूरा दिसंबर चला गया आपका। हाँ जी, 10-15 दिन तो जाम दिए को नहीं, 15 दिन तो नहीं समझो आप, आधी जनवरी भी चली गई है। हाँ चलो ठीक है जी। बीज का ही पता पड़ता, बीज तो बस 15 दिसंबर तक ज्यादा बेहतर रहते हैं जी। ठीक है जी, तो ज्यादा ही लेट हो जाए मामला। थैंक यू। ठीक है जी, धन्यवाद जी। साहब, हम बात करें पीले रतुए की। हाँ, पीला रतुआ में जैसे मैं बता रहा था कि पीले रंग के धब्बे बनते हैं पत्ती पे और एक लाइन में बनते हैं वो जी, तो इसीलिए इसको पीला रतुआ या धारीदार रतुआ कहते हैं जी। और ये सबसे ज़्यादा खतरनाक बीमारी है, सबसे ज़्यादा नुकसान करती है जी। ये हमारी खुशकिस्मती है कि अब किसानों ने ना, कृषि वैज्ञानिकों ने ऐसी किस्में ईजाद कर दी हैं जिनमें पीला रतुआ काफ़ी कम आता है और उनके नीचे जो एरिया है वो दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है जी। तो अब उतनी बड़ी समस्या नहीं है, पर फिर भी इसके प्रति हम लापरवाह नहीं हो सकते जी। हमें दिसंबर के दूसरे सप्ताह के बाद जब इसके अनुकूल वातावरण बन जाता है तो अपनी फसल को डेली देखना चाहिए और अपने खेतों में घूमना चाहिए और उसकी मॉनिटरिंग करनी चाहिए, खासकर जिन खेतों के आसपास। हेलो डॉक्टर, फोन ले ले। हेलो साहब, नमस्कार। प्रवेश बिरागी बोल रहा था जी, गढ़ी जटान से। प्रवेश बिरागी, गढ़ी जटान से। हाँ जी। प्रवेश जी, क्या पूछना है? एक तो गेहूं पे में जो है जी वो मेथी सी जाम रही, जो फिर किसी नहीं आती है गरपतवार। अच्छा। और एक वो पालक सी जाम रही जी, एक तो उसके बारे में पूछना जी। बथुआ और पालक। और एक डॉक्टर साहब 187 बीज बो रखा है, वो ज्यादा बढ़ता है और बढ़ के गिरता है, वो पिछले साल भी बोया था और उसकी रोकथाम के लिए भी है कुछ? सबसे पहले तो बात करते हैं। देखो, जहाँ तक आप इनकी बात कर रहे हैं, मतलब चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों की, हाँ जी, उसके लिए आपके पास 2,4-D है, जो 2,4-D गेहूं पे तो नहीं कोई नुकसान जी? 2,4-D का 2,4-D का जिन किस्मों में है उसमें आपकी 187 ऐसी किस्म नहीं है। मतलब अगर आप 187 की काश्त कर रहे हो
अच्छा जी। तो उसके दो तरह के वो होते हैं, एक तो सोडियम साल्ट और एक इथाइल एस्टर ना, 2,4-D एस्टर है। अच्छा तो जो सोडियम साल्ट है वो 250 ग्राम की मात्रा में यूज होता है 1 किले में, और एस्टर जो है वो 300 मिलीलीटर के हिसाब से इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा जी। तो जो आपका जैसे हिरणखुरी हो इस तरह की अगर हैं तो इसके लिए एक एफिनिटी दवाई है जो 20 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डलती है। अच्छा जी। और आजकल कई ऐसी भी दवाइयां आ रही हैं जो मिक्सचर में आ रही हैं, मतलब जिसमें पिछले साल डाल ली थी जी एफिनिटी, ऊपर तो क्यों ऐसी कर दी जैसे आग लगी हुई इसमें? अगर कहीं डबल स्प्रे होगा या मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा होगी, कई बार हम पानी कम इस्तेमाल करते हैं तो इन कारणों से भी इस तरह की समस्याएं आती हैं। अच्छा जी। नहीं तो अगर पूरी मात्रा हम इस्तेमाल करें तो ये तो हमारे हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की सिफारिशों में है। अच्छा जी। हाँ जी, तो पूरी जांच परख करके ही सिफारिश की जाती है। और ये 187 है ये ज्यादा बड़ा जी, इसकी रोकथाम भी हो सकता कुछ? रोकथाम तो अब एकदम ऐसी तो कोई मतलब वो कोई रिटार्डेंट इस तरह के केमिकल कुछ अवेलेबल भी हैं मतलब। अच्छा। पर अगर आपकी अच्छी ज़मीन है, अच्छी ताकत है ज़मीन में और पूरी आप खाद दे रहे हो तो उतनी बढ़वार तो वो लेगी मतलब है। अच्छा डॉक्टर साहब, धन्यवाद जी। धन्यवाद जी। डॉक्टर साहब चलते हम बात कर रहे थे उसके बारे में कि पीला रतुआ के बारे में। हाँ, पीला रतुआ के बारे में जैसे हमने लक्षण बताए तो आम किसान उसको आसानी से पहचान लेता है, उसमें कोई इस तरह की समस्या की बात नहीं है जी। और हालांकि यहाँ दिखाने वाली कोई बात नहीं होती, तो ये तो बिल्कुल हाथ लगाते ही मतलब आपके हाथ पीले हो जाते हैं, कपड़े पीले हो जाते हैं। उसका उपचार क्या रहेगा अगर मान लो ये? उपचार जो पीला रतुए का है, सबसे पहले तो यही है कि आप कंटिन्यूअसली लगातार उसको हित को देखें, खासकर दिसंबर के दूसरे हफ्ते के बाद। और जहाँ पेड़ है और पेड़ों के आसपास गेहूं है वहाँ नमी ज़्यादा बनी रहती है और सबसे पहले वहीं प्रकोप इसका ज़्यादा दिखाई देता है। तो उन केसेस में हमें विशेषकर मतलब उन एरिया को और उन जगह जो गेहूं उगाई गई है उनको विशेषकर देखना चाहिए। जहाँ तक उपचार की बात है, इसके लिए एक दवाई है टिल्ट या प्रोपिकोनाजोल जी। टिल्ट, हाँ जी, वो 200 मिलीलीटर दवाई 200 लीटर पानी में घोल के हम स्प्रे करते हैं। और जैसे ही बीमारी शुरू होती है उसकी वेट नहीं करनी, हमने इंतजार नहीं करनी बढ़ने की है, हमने उसी टाइम एक स्प्रे करना है और आवश्यकता पड़े तो उसके बाद हम दूसरा स्प्रे 15 दिन में अगर कर देंगे तो इसका एक बहुत अच्छा नियंत्रण मिल जाता है। तो डॉक्टर राम सिंह जी, आप हमें स्टूडियो में आए और आपने हमारे श्रोताओं को बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद गिरधारी। ये तो भाई सुन रहे थे कार्यक्रम फोन इन, और आज का हमारा फोन इन का विषय था गेहूं फसल की देखभाल, और इस बारे में हमें जानकारी दे रहे थे डॉक्टर राम सिंह जी, पूर्व क्षेत्रीय निदेशक हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय कौड़ से, और इनसे बातचीत कर रहे थे गिरधारी भाई। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। इसी के साथ हमारे आज के किसान वाणी कार्यक्रम का समय समाप्त है, तो वीरेंद्र भाई और गिरधारी भाई ने इजाजत दो। अच्छा भाइयों, राम राम।